हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है गॉस प्रमेय। दोस्तों गॉस प्रमेय से रिलेटेड जो भी टॉपिक था हम लोग पढ़ चुके थे। टॉपिक कौन कौन से पढ़ चुके थे? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, घनकोण क्या होता है और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के आगे का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या होता है। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका अगर यह कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 2 या 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है गॉस प्रमेय। दोस्तों गॉस प्रमेय क्या होता है तो आइए समझते हैं। कुछ पॉइंट हम नोट पॉइंट कर लिए हैं। तो गॉस का जो प्रमेय होता है, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए आवेश Q का 1/ε गुना होता है। यानी कि दोस्तों जो गॉस प्रमेय होता है किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यानी कि इसमें कह रहा है किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, जैसे मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ ऐसा यहाँ पर बनाया गया है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मान लेते हैं बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश रखा गया है, प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा गया है। इस आवेश के कारण दोस्तों, इस आवेश के कारण अगर हम निकालना चाहे किसी स्मॉल एलिमेंट क्षेत्रफल ले, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल अवयव DA लेते हैं, अल्पांश अवयव क्षेत्रफल मान लेते हैं आपका DA है। यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए दोस्तों जो होता है यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है कुल आवेश यानी Q इंटू 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इसको अगर लिखना चाहे तो फाई ई बराबर दोस्तों हो जाएगा Q/ε0 होता है। लेकिन यहाँ से दोस्तों और भी हम दिखा सकते हैं, परंतु संपूर्ण बद्ध पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो दोस्तों कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर बात की जाए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपका इंटीग्रेशन चिन्ह प्रयोग किया जाता है और बंद लूप के लिए जी इस टाइप का चिन्ह बनाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हो जाता है ई वेक्टर डॉट वेक्टर ए, मतलब ई डॉट डी होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आपका Q/ε0, और यही दोस्तों किसके बराबर हो जाता है, फाई ई के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अभी इसका हम लोग प्रूफ करेंगे इस सूत्र का। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ लेते हैं। इस बंद पृष्ठ में O बिंदु पर प्लस Q आवेश लेते हैं। तो इस बिंदु प्लस Q आवेश के कारण अगर इस पर छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल DA लेते हैं, तो इस बिंदु के कारण अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हम P लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं P लेते हैं, तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा बाहर की तरफ होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगा। प्लस Q आवेश के कारण हम दोस्तों जानते हैं कि अगर कोई प्लस Q आवेश हो तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बाहर की तरफ होती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, तो वहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह धनात्मक होता है। अगर माइनस Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है। यानी कि दोस्तों अगर माइनस Q आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं किधर होगी, अंदर की तरफ होती है। तो इस कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही होती है, तो उस समय वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि दोस्तों धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। अगर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ किसी पृष्ठ के अंदर की तरफ अगर प्रवेश करती है तो वहाँ पर धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है,
यानी कि अगर अंदर प्रवेश कर रही है तो वहाँ पर आपका होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। यानी कि बाहर की तरफ प्रवेश करती है, यानी कि बाहर की ओर निकलती है किसी पृष्ठ से, तब वहाँ पर धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रविष्ट करती है वहाँ पर ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। तो दोस्तों इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बाहर की तरफ होगा, यानी कि वेक्टर E बाहर की तरफ होगा। और दोस्तों इस अल्पांश जो क्षेत्रफल dA लिया गया है, अल्पांश मतलब छोटा सा क्षेत्रफल dA लिया गया है, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल पर जो वेक्टर सदिश होगा, यानी क्षेत्रफल जो सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत हमेशा होता है, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश लिया जाता है किसी प्लेन यानी किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है। यानी कि दोस्तों जो यूनिट वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में यन केप होगा। यूनिट वेक्टर के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों जो यूनिट वेक्टर होता है वह किसी प्लेन के 90 डिग्री पर होता है, यानी 90 अंश के कोण पर होता है। अर्थात जैसे प्लेन माना गया है तो अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहे तो इस प्लेन के लंबवत होगा, यानी कि जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है उसी दिशा में यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि एकांक वेक्टर होता है यन के। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एकांक वेक्टर से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम प्रूफ करते हैं, इतना पॉइंट आप नोट कीजिए। इस दोस्तों अब करेंगे क्या, जैसे प्लस क्यू आवेश ओ बिंदु पर रखा गया है तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगा, क्योंकि प्लस से बाहर की तरफ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA के P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर होता है। पिछला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र निकालने का। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो दूरी है, कितना दूरी है, R दूरी पर कोई पॉइंट P लिया गया है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगा, त्रिज्यतः बाहर की तरफ। यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्यतः बाहर की तरफ, यानी कि दोस्तों त्रिज्यता बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर होता है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे इसके आगे, दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया गया है वहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर E है, अल्पांश मतलब क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाता है। यानी कि दोस्तों लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों लिखना कि यदि वैद्युत वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश क्या है, dA के बीच थीटा कोण बना रहा हो तब वैद्युत फ्लक्स दोस्तों क्या होता है, यानी कि फाई ई, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल के लिए बात किया जा रहा है तो डी फाई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं ई डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। यानी कि
अल्पांश क्षेत्रफल की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए हो जाएगा बराबर, या इसी को लिखा जा सकता है ई डी ए कॉस थीटा। दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर अगर दिया हो तो इसके स्थान पर लिखा जा सकता है ए बी कॉस थीटा। और दोस्तों यहाँ पर जो थीटा एंगल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लिया गया है। तो यहाँ पर डी फाई ई बराबर दोस्तों हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से डी फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो दोस्तों डी ए कॉस थीटा इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 से जो ई का मान है, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का मान यहाँ से उठा के रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर, और यहाँ से है आपका डी ए कॉस थीटा। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्यू यहाँ पर कर लेते हैं क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो घनकोण होता है, इस घनकोण होता है दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि जो घनकोण होता है यानी कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर होता है, यानी कि जो घनकोण होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी ओमेगा, यानी कि डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर है, उसके स्थान पर क्या रख सकते हैं डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा। अब दोस्तों अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकाला गया, यानी कि छोटे क्षेत्रफल के इतना क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला गया है डी फाई ई। अगर पूरे पृष्ठ के लिए अगर निकालना चाहे, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा उसको अगर निकालना चाहे तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे संपूर्ण बद्ध पृष्ठ ए से, यानी कि दोस्तों संपूर्ण बद्ध पृष्ठ के बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहे तो इसी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे आइए इंटीग्रेशन करते हैं, इतना पॉइंट नोट कीजिए। अब दोस्तों इंटीग्रेशन करेंगे जो दिया हुआ है, यानी कि डी फाई ई को क्या करेंगे इंटीग्रेशन, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा, बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन और बंद लूप का प्रयोग करते हैं, यहाँ से डी फाई ई इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब दोस्तों मान रखते हैं फाई ई का मान कितना है, क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा है। तो दोस्तों जो इसमें कांस्टेंट है उसको निकाल दे बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बंद पृष्ठ के लिए डी ओमेगा। अब दोस्तों इसके आगे क्या करेंगे, अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी कि दोस्तों जो घनकोण होता है किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसी को घनकोण कहा जाता है। यानी कि अगर छोटे क्षेत्रफल के द्वारा यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बना रहा है वहाँ पर डी ओमेगा होगा। यानी कि दोस्तों किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घनकोण कहा जाता है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा जितना केंद्र पर कोण अंतरित करेगा उसे डी ओमेगा से दिखाएंगे, क्योंकि छोटा कोण अंतरित करेगा छोटे क्षेत्रफल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर बात की जाएगी तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण केंद्र पर जो होगा कोण अंतरित करेगा उसका मान 4 पाई होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से दोस्तों फाई ई निकल के आ गया है, यहाँ से लिखेंगे चूँकि संपूर्ण
पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए केंद्र पर अंतरित कोण, या इसको लिखना चाहे तो घन कोण, केंद्र पर अंतरित घन कोण। घन कोण क्या होता है? बंद लूप डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसी को क्या कहेंगे? उसका जो मान होता है 4 पाई होता है, तो डी इसके स्थान पर रख देंगे। तो दोस्तों फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर रखेंगे 4 पाई। तो दोस्तों 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ से फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। यही दोस्तों क्या था? गॉस का प्रमेय था। इसी को क्या कहा जाता है? गॉस का प्रमेय। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रूफ था आपको समझ में आया होगा कि गॉस प्रमेय क्या होता है। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला जो आवेश होता है, उस आवेश का 1/4 एप्सिलॉन गुना होता है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। उसी को कहा जाता है गॉस का प्रमेय कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों उसके आगे नोट पॉइंट करके लिखिएगा, नोट पॉइंट कर दिया गॉस प्रमेय के आगे नोट पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ है, जैसे मान लेते हैं ये आपका बंद पृष्ठ लिया गया है। इस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत से आवेश है, +Q1 +Q2 फिर -Q3 फिर +Q4 फिर -Q5, बहुत से बिंदु आवेश दिया गया है। तो इन सभी बिंदु आवेशों के कारण अगर हम निकालना चाहें वैद्युत फ्लक्स, तो सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा, इन अलग अलग आवेशों के योगफल, इन अलग अलग आवेशों के वैद्युत फ्लक्स के योगफल, बीजगणितीय योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम लिख लेंगे, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर बहुत से आवेश +Q1 +Q2 -Q3 और फिर +Q4 फिर और -Q5 आवेश हो, तो इन सभी आवेशों के अलग अलग वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से निकालना चाहे फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि +Q1 है, फिर +Q2 हो जाएगा, -Q3 फिर +Q4 फिर -Q5। अलग अलग वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि कितना भी अगर आवेश दिया है तो सबका हम निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स और उन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो इतना पॉइंट भी नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो दोस्तों कूलाम का नियम क्या होता है? अगर कोई दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है, तो उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमणपाती जो वैद्युत बल लगता है। यानी कि दोस्तों कूलाम का नियम हम समझ सकते हैं। यहाँ से कूलाम का नियम अगर पता होगा कि क्या सूत्र डेरिवेशन करना है। अगर मान लेते हैं दो बिंदु आवेश +Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश है +Q2, एक दूसरे के r दूरी पर रखा गया है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है r दूरी पर रखा गया है। तो दोस्तों इसके बीच जो बल कार्य करता है, वैद्युत बल जो लगता है, अगर +Q आवेश है तो इसके बीच क्या काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यानी कि इसके बीच जो वैद्युत बल काम करता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, यानी कि Q1 Q2/r², यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी बल को हमें क्या करना है? निगमन करना है गॉस प्रमेय की सहायता से। तो दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या?
सबसे पहले कोई बिंदु आवेश लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसके कारण कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू लेते हैं। इस बिंदु आवेश प्लस क्यू लेते हैं, बिंदु ओ पर रखा गया है और बिंदु आवेश से हमें ज्ञात करना है कोई पी पॉइंट पर यहाँ पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यहाँ से जो दूरी है, मान लेते हैं आर त्रिज्या की दूरी पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों करेंगे क्या कि ओ बिंदु से आर त्रिज्या लेकर के हम एक गोला खींचेंगे। आर त्रिज्या का गोला लेके गॉसियन पृष्ठ यानी कि केंद्र मान करके गोला खींचेंगे, जिस गोले को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी कि बिंदु ओ से आर त्रिज्या लेकर के एक क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, यानी कि गोला खींचते हैं। उस पृष्ठ का नाम दे दिया जाता है गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। यानी कि गोलीय पृष्ठ खींचते हैं और इसी पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। यानी कि दोस्तों पी पॉइंट पर इस पृष्ठ का नाम क्या दिया जाता है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ। तो दोस्तों गॉसियन पृष्ठ की क्या खासियत होती है, चारों तरफ से बंद होता है, कोई भी कैसा भी आकार हो सकता है। तो यहाँ पर जो आकार है आपका गोलाकार आकार है। तो बिंदु बी पर यानी कि इन प्लस क्यू आवेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहे तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। अगर इसी पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहे स्मॉल अवयव क्षेत्रफल ले, अगर डी ए स्मॉल अवयव क्षेत्रफल लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं डी ए है, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण जो क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा वह भी इसी दिशा में आएगा, यानी कि वेक्टर डी ए आएगा और यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि दोस्तों एन केप भी क्या आएगा, इसी में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में है, अर्थात इसके बीच जो एंगल है 0 अंश का है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे क्या, इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बिंदु P पर क्षेत्रफल वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वैद्युत वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA एक ही दिशा में होगा, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश DA एक ही दिशा में है, तो दोस्तों जब एक ही दिशा में होगा तो उनके बीच का जो कोण होगा 0 अंश होगा, तब उनके बीच का कोण 0 होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम अगर निकालना चाहे वेक्टर डॉट, यानी कि इस कंडीशन में दोस्तों बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालेंगे, यानी कि दोस्तों लिखेंगे DA अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर दोस्तों क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पर कितना है, चूँकि थीटा बराबर कितना अंश है, यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 अंश है। तो उस कंडीशन में डी फाई ई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो डी फाई ई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ई डी ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल क्या है, 0 अंश है। उस कंडीशन में इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा ई डी ए होगा। तो दोस्तों चूंकि हमें निकालना है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे बिंदु O पर संपूर्ण
गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और बंद लूप के लिए है, यानी कि दोस्तों जो गॉसियन पृष्ठ होता है, कोई बंद गॉसियन पृष्ठ देते हैं, यानी कोई भी पृष्ठ चारों तरफ से बंद है तो उस पृष्ठ का नाम दिया जाता है गॉसियन पृष्ठ। तो दोस्तों यहाँ से भी इसको इंटीग्रेशन करेंगे ई डी ए। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं इसके आगे, यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, यानी कि ई नियतांक है, नियत है, तो इसको बाहर कर देंगे, डी ए कर देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों इसके आगे करना क्या है, दोस्तों हम जानते हैं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, चूंकि यहाँ से लिखेंगे संपूर्ण, यानी कि दोस्तों जो इंटीग्रेशन डी ए है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ई हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम जानते हैं गॉस प्रमेय के अनुसार, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से फाई ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों रखेंगे फाई ई का मान इसमें उठा करके, तो दोस्तों क्या हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई के स्थान पे क्या रखेंगे, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना कर देंगे। अब इसके आगे इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। इसको मिटा रहे हैं इधर से, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र, अगर निकाल लेते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आया है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकल के आया है। तो दोस्तों ई बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, पक्षांतर कर देंगे, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल के कारण, यानी कि पूरे क्षेत्रफल के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गया है। और दोस्तों हमें कूलाम का नियम, ये सूत्र हमें फाइंड करना है, यानी कि 2 आवेश होना चाहिए Q1 Q2। अब इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, यदि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश से यहाँ पर लिख देंगे प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हो, तो इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल दोस्तों क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई होता है। यानी कि जो परीक्षण आवेश लिया गया है Q नॉट है, तो इसके बीच वैद्युत बल Q इंटू ई हो जाएगा। तो दोस्तों यही ई का मान हम पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से ई का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से ई का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो दोस्तों रखेंगे यहाँ से, तो F बराबर हो जाएगा Q नॉट और ई के स्थान पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू नॉट बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही दोस्तों जो बल निकल के आया है यही कूलाम के नियम के अनुसार बल होता है, यानी कि यह बराबर 1/4πε Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। Q1 के स्थान पर आपका Q हो जाएगा और Q2 के स्थान पर Q नॉट हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या है कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। क्या सिद्ध करना था? गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना था। तो यहाँ से भी बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है, तो इस तरह आप आसानी से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश लेंगे और यहाँ से आर दूरी मान करके एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। इसी गोलीय पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। अब क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगा, क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ। दोस्तों जो क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा किसी पृष्ठ के लंबवत होता है, तो बाहर की तरफ होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश होगा। उस कंडीशन में अल्पांश क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या हो जाता है, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा, उसी को लिखा रहता है ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा बराबर यहाँ पर 0 अंश है तो उसमें हम पुट कर देंगे थीटा बराबर 0 अंश, तो ई डी ए कॉस 0 अंश, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए। चूँकि हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर उसके आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों यहाँ से इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। फिर गॉस प्रमेय के अनुसार इतना होता है। फिर फाई ई का मान इसमें पुट कर देंगे तो इतना हो जाएगा। फिर आगे ई बराबर इतना निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण अगर कोई बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया हो तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल काम करता है, यानी कि उसके बीच एक वैद्युत बल लगेगा। वही जो वैद्युत बल होता है उनके आवेश और वैद्युत क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से ई का मान हम पुट कर देंगे तो ई एफ का मान निकल के आ जाता है, यह बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर। यही आपका क्या होता है कूलाम का नियम होता है। आपको उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा डिटेल चैप्टर वाइज पढ़ाया जाना है। आप हमारे चैनल से जुड़ करके बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।